नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। चारधाम यात्रा केदारनाथ के लिए हेली सेवाओं का संचालन बंद। मानसून और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए फैसला। 15 सितंबर से दोबारा होगी शुरू। रायपुर विधानसभा में आज कांग्रेस का BLA 2 प्रशिक्षण एवं कार्यकर्ता सम्मेलन। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर मंथन। कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन और संगठन विस्तार का मिलेगा प्रशिक्षण। रिस्पना नदी पुनः जीवन मिशन को मिली रफ्तार। देहरादून DM ने बनाई टास्क फोर्स। 7 दिन में मांगा एक्शन प्लान। मसूरी में बैरियरों पर नहीं लगेगा लंबा जाम। फास्टैग सिस्टम लागू करने की तैयारी तेज। इसके स्टेक होल्डर्स और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक। विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा। पौड़ी जिले के गांव में गुलदार के हमले से महिला की मौत। घटना से दहशत। वन विभाग से निजात दिलाने की मांग। यूकेडी नेता विभाग की कार्यशैली पर उठा रही हैं सवाल। और अब खबरें विस्तार से। चारधाम यात्रा के तहत केदारनाथ के लिए संचालित हेली सेवाएं फिलहाल बंद कर दी गई हैं। मानसून और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए DGCA की अनुमति अवधि समाप्त होने के बाद 25 जून 2026 से सभी हेलीकॉप्टर उड़ानें स्थगित कर दी गई हैं। अधिकारियों के मुताबिक यह फैसला खराब मौसम, उड़ान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। अब केदारनाथ के लिए हेली सेवाएं मानसून समाप्त होने के बाद 15 सितंबर 2026 से दोबारा शुरू की जाएंगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता यशदीप आर्य फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। यशदीप, यात्रियों की सुरक्षा और मानसून को देखते हुए हेली सेवाओं को फिलहाल बंद कर दिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? कब तक के लिए बंद की गई है? ये चारधाम यात्रा और मानसून के सीजन को देखते हुए लगातार जो है ये जो हेलीकॉप्टर यात्रा है ये रोक दी गई है, क्योंकि अभी तो मानसून का जब समय आएगा और आपदा जैसी जो स्थिति कोई भी पैदा ना हो और किसी भी तरीके की अनहोनी ना हो, इन सभी को देखते हुए जो अभी का जो इस तरीके का फैसला है इस पे मोहर लगती हुई नजर आई है। क्योंकि लगातार चारधाम यात्रा में जिस तरीके से देखने मिलता है कि कई सेवाएं अवस्थाएं जो होती हैं वो देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मानसून का सीजन अब बन रहा है तो कई भूस्खलन की समस्याएं भी जो है सामने आती है, जिससे यात्री जो है वो फंस जाते हैं। वहीं इसके अलावा मानसून और सुरक्षा के कारणों से जो है हेली सेवाओं को बंद कर दिया है, क्योंकि मौसम जो है वो कभी भी खराब हो जाता है। इससे हेली सेवाओं में जो भी लोग जाएंगे उससे उनकी जान को खतरा हो सकता है। तो इसी के लेकर लगातार जो DGCA है उनकी अनुमति समाप्त होने के बाद और उनके समाप्त होने के कारण 25 जून के बाद सभी जो उड़ानें हैं वो अभी तक स्थगित कर दी गई हैं। और यही हेली सेवाएं जो है मानसून के बाद 15 सितंबर 2026 से एक बार फिर से शुरू होती हुई हमें नजर आ जाएगी। जी श्वेता। हेलो जी यशदीप, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन, बूथ मजबूत करने पर मंथन। रायपुर विधानसभा में आज कांग्रेस का BLA 2 प्रशिक्षण और कार्यकर्ता सम्मेलन। संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने की रणनीति पर होगा मंथन। कार्यकर्ताओं को चुनावी प्रबंधन और संगठन विस्तार का मिलेगा प्रशिक्षण। रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप ब्रह्म कमल होटल में होगा इसका आयोजन। कांग्रेस पदाधिकारी, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। आगामी चुनावी तैयारियों को लेकर के संगठन इसमें देगा अहम संदेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, आगामी
चुनावों को देखते हुए कांग्रेस एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और यहाँ पर कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। क्या कुछ अपडेट है पूरे सम्मेलन को लेकर के, क्या कुछ इसमें विशेष रहने वाला है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव 2027 के लिए तमाम राजनीतिक दलों की अपनी अपनी तैयारियां अंतिम रूप में पहुंच चुकी है और अब शक्ति प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं को जोड़ना, बूथ मैनेजमेंट का काम चल रहा है। इसी कड़ी में रायपुर विधानसभा जो देहरादून में मौजूद है, विधानसभा क्षेत्र में आज कांग्रेस का BLA 2 प्रशिक्षण और कार्यकर्ता सम्मेलन है। यानी घर घर जाकर के SIR की भूमिका में कांग्रेस के कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो BLO SIR की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का मानना है कि ऐसे किसी भी वोटर का नाम नहीं छूटना चाहिए जो पहले से उत्तराखंड में वोट डालता आया हो या उत्तराखंड का रहने वाला हो या उत्तराखंड का मूल निवासी हो। इसीलिए संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए आज एक मंथन कार्यक्रम BLA 2 प्रशिक्षण कार्यकर्ता सम्मेलन राजधानी देहरादून के रायपुर विधानसभा में आयोजित किया गया है। यानी रायपुर स्पोर्ट्स कॉलेज के समीप ये एक निजी होटल में कार्यक्रम होगा। तकरीबन 12 बजे का समय मुकर्रर किया गया है, जिसमें कांग्रेस के तमाम रायपुर विधानसभा से जुड़े हुए तमाम कार्यकर्ता, पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पदाधिकारियों के साथ साथ कार्यकर्ता आएंगे और सबसे बड़ी बात है कि इसको संबोधित किया जाएगा, बताया जाएगा कि किस प्रकार से अपने बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना है, कार्यकर्ताओं को मजबूत करना है और सरकार के खिलाफ आक्रामकता के साथ अपनी बात लोगों तक पहुंचानी है। जी SN पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। भलावाला में आज यूकेडी का जनसंवाद कार्यक्रम, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती होंगे शामिल। जनसंवाद के दौरान उठाने वाले मुद्दों पर होगा मंथन, क्षेत्रीय समस्याएं, स्थानीय मुद्दे और उत्तराखंड के विकास से जुड़े भविष्य पर होगी चर्चा। संगठन को और मजबूत करने की रणनीति पर भी होगा मंथन। संजय चौधरी की अगुवाई में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के मौजूद रहने की संभावना। आगामी राजनीतिक दिशा और जन सरोकार पर दिया जा सकता है अहम संदेश। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, भलावाला में आज यूकेडी का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है? SN पंत, यूकेडी का जनसंवाद कार्यक्रम भलावाला में आज यूकेडी का जनसंवाद कार्यक्रम, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती होंगे शामिल। जनसंवाद के दौरान उठाने वाले जो मुद्दे हैं उन पर इसमें मंथन किया जाएगा। क्षेत्रीय समस्याएं हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, उत्तराखंड के विकास से जुड़े कई विषय जिन पर चर्चा होगी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ SN पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। SN पंत, आज यूकेडी का जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, क्या कुछ अपडेट है पूरे कार्यक्रम को लेकर के? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, राजनीतिक जमीन तैयार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को टक्कर देने के लिए इस बार उत्तराखंड क्रांति दल लगातार तमाम जगह जगह जाकर के अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है, लोगों की भावनाओं को समझने का प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में डोईवाला विधानसभा के अंतर्गत राजधानी देहरादून के बालावाला क्षेत्र में आज उत्तराखंड क्रांति दल का जनसंवाद कार्यक्रम 2027 का आयोजन किया गया है, जिसमें केंद्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती पहुंचेंगे, साथ ही साथ तमाम पदाधिकारी पहुंचेंगे और इसके अलावा एक बड़ी जनसभा को करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ एक संदेश दिया जाएगा कि 2027 विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल डोईवाला विधानसभा में लोगों की समस्याओं का निराकरण करने के लिए क्या प्रयास करेगा, लोगों की समस्याओं को कैसे उठाएगा। जबकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने डोईवाला विधानसभा का प्रतिनिधित्व उत्तराखंड की विधानसभा के अंदर किया है, लेकिन उसके बाद भी 26 सालों के बाद भी उत्तराखंड में तमाम वो समस्याएं मौजूद हैं जो डोईवाला विधानसभा में आज भी उनकी दरकार है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं को टक्कर देने के लिए उत्तराखंड क्रांति दल अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास कर रहा है और इसी कड़ी में इसकी शुरुआत डोईवाला विधानसभा देहरादून बालावाला से हो रही है।
जी एस एन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं राम मंदिर चंदा चोरी मामले में ऑपरेशन सिंदूर का सच छिपाने को लेकर के कांग्रेस ने भाजपा की केंद्र सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने मोदी सरकार पर ऑपरेशन सिंदूर में 6 भारतीय जवानों की शहादत का सच देश से छिपाने, राम मंदिर के चंदा चोरी मामले में मुख्य आरोपियों की बचाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आज भाजपा ने मंदिरों को लूट का अड्डा बना दिया। भाजपा शासित राज्यों में हुए घोटालों पर एसआईटी की जांचों पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सच छिपाने के लिए एसआईटी का खेल खेल रही है। आज तक किसी भी एसआईटी की जांच रिपोर्ट सामने नहीं आई। निष्ठा सच में सच्ची थी तो 20 दिन पहले एफआईआर क्यों नहीं हुई? एसआईटी का खेल क्यों हुआ? तहरीर 5-6 जब आपके पास पड़ी थी और माल बरामद हो गया था तब एफआईआर क्यों नहीं हुई? इसका मतलब आप बड़े मगरमच्छ को बचाना चाहते हैं। सबसे पहली मांग तो यही है कि जो ये ट्रस्ट तुरंत प्रभाव से बर्खास्त होना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के जज के तत्वाधान में अधीन होकर इसकी जांच होनी चाहिए। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट है कि पुलिस अपनी जांच को सही तरीके से करे। पुलिस ने पुलिस रिमांड क्यों नहीं लिया उन चोरों का, डकैतों का? जब माल भी बरामद हो रहा है तो न्यायिक हिरासत में क्यों भेजा गया उनको? सबसे बड़ी डिमांड है हमारी कि आज तक जितने भी अकाउंट्स इनके आए हैं उनका सबका लेखा जोखा देश की जनता के सामने रखा जाना चाहिए। देहरादून की रिस्पना नदी को पुनर्जीवित करने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने समीक्षा बैठक में नदी के संरक्षण, पुनर्जीवन और सौंदर्यकरण कार्य को मिशन मोड में आगे बढ़ाने के निर्देश दिए। इसके लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से एक विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी। नगर निगम को 7 दिनों के भीतर ड्रोन सर्वे, नाले और पॉइंट्स का चिन्हीकरण कर विस्तृत एक्शन प्लान तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं सिंचाई, वन, लोक निर्माण, अन्य विभागों को भी अपनी अपनी कार्य योजना तैयार करने को कहा गया। जिलाधिकारी ने कहा कि रिस्पना नदी का पुनः जीवन केवल सरकारी परियोजना नहीं बल्कि जन भागीदारी से जुड़ा एक व्यापक पर्यावरणीय अभियान है। रिस्पना रिवर को लेकर हम लोगों ने जो रिजुवेनेशन का एक एफर्ट कुछ समय पहले स्टार्ट किया था, जिसमें मानसून से पहले नगर निगम और हमारे एफर्ट्स में कुछ जगह से क्लीनिंग की गई थी। इसी क्रम में आज हमारी एक फॉर्मल मीटिंग हुई और अगले 20 दिन के बाद भी हम एक और बैठक करने वाले हैं। इस संबंध में मल्टीपल एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश की जाएगी कि शॉर्ट टर्म में हम किन एस्पेक्ट्स को ले सकते हैं और इकोलॉजिकल बैलेंस और उससे रिलेटेड एस्पेक्ट्स कैसे कवर किए जाएंगे। फर्दर जो निचले इलाके हैं, क्योंकि पूरी 22 किलोमीटर की रिवर में इनिशियल 8 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें डेंस फॉरेस्ट और अलग किस्म के प्लान की ज़रूरत होगी और नीचे वाले एरिया में गार्बेज पॉइंट जो हमें आइडेंटिफाई करने हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा मलबा या कचरा जमा है उन्हें कैसे साफ़ किया जाना है। चंपावत जिले में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वन विभाग चंपावत के द्वारा लोहाघाट में एक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। आज डीएफओ चंपावत अविनाश सिंह के द्वारा केंद्र का निरीक्षण किया गया। उन्होंने बताया, बरसों से लोहाघाट में डिग्री कॉलेज के पास वन विभाग का रिसर्च सेंटर निष्प्रयोजन पड़ा हुआ है, जिसका सदुपयोग करने के लिए तथा पर्यटन व स्थानीय युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए एक अवेयरनेस सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि धन की कमी के चलते निर्माण कार्य में बाधाएं आ रही हैं। डीएफओ चंपावत ने बताया कि उनके द्वारा उच्चाधिकारियों व शासन व धन अवमुक्ता करने के लिए पत्र लिखा गया है। डीएफओ चंपावत ने कहा कि इको अवेयरनेस सेंटर में बाहर से आने वाले पर्यटकों की रहने, खाने, ट्रैकिंग की सुविधा उपलब्ध की जाएगी। स्थानीय युवा ही इस अवेयरनेस सेंटर को चलाएंगे। देखिए, गत वर्ष में हमें इको अवेयरनेस सेंटर बनाने के लिए राज्य सेक्टर में कुछ धनराशि प्राप्त हुई थी, जिसमें हम लोगों ने इको टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए जो है उस एक्चुअली वो हमारा जो रिसर्च का पुराना रेंज कैंपस था उसको डेवलप किया है। तो उसमें हम लोगों ने एंट्री गेट बनाया है, एक रिसेप्शन कम टिकट काउंटर बनाया है, एक कैंटीन के रूप में फैसिलिटी दी है, किचन वगैरह डेवलप किया है
और उससे बहुत सारे क्षेत्र में जो आपके इको टूरिज़्म से संबंधित लाभ हैं वो सभी लोगों को प्राप्त होंगे। उसमें जैसे स्थानीय लोगों को रोज़गार प्राप्त होंगे, जो लोग उसमें लोगों को हम योजित करेंगे, चाहे कैंटीन में, चाहे टिकट काउंटर पे या एज नेचर गाइड्स या बर्ड गाइड्स, तो उनसे उन लोगों को रोज़गार भी प्राप्त होगा और साथ ही क्षेत्र में जितने भी जनता है उनको प्रकृति के बारे में, नेचर अवेयरनेस के बारे में जो है जानकारी भी मिलेगी। रुड़की की झबरेड़ा क्षेत्र के लाठरदेवा हुण में स्थित आरोही क्राफ्ट पेपर मिल से निकल रहे कथित जहरीले धुएं को लेकर के स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिल में प्लास्टिक और अन्य प्रतिबंधित कचरों को जलाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा है और लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहे हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि पेपर मिल की चिमनी से लगातार उठ रहा काला और जहरीला धुआं आसपास के गांव में फैल रहा है, जिससे सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। लोगों का आरोप है कि इस प्रदूषण से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी इस मामले पर कड़ी नाराजगी जताई है। कि ये आरोमा पेपर मिल जो हमारे गांव में लगी हुई है नूरपुर बूढ़पुर में, ये रात को गिल्ला कूड़ा पन्नी का जलाती है, जिससे हमारा इधर का उधर का आसपास के गांव का वातावरण खराब हो रहा है और लोग बीमार हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस पर रोक लगनी चाहिए, ये पन्नी और कूड़ा नहीं चलना चाहिए। और जो ये देखते हो, आप देख सकते हो गंदा पानी नाले का, जो उसका कंपनी का पानी है गंदा, वो नाले में इन्होंने छोड़ रखा है, उससे मच्छर हो रहे हैं और उसकी वजह से हमारे गांव के लोग बहुत ही काफ़ी बीमार हो रहे हैं। तो क्या नाम फैल रहा है ना, जो प्रदूषण फैल रहा है, इससे हमारी फसलों को भी नुकसान है। हमारे गांव में जो जाते हैं रास्ते में मोटरसाइकिल में धुआं उठता है तो रास्ता भी नहीं दिखता, बाजी फेरी। उससे दूसरी बात, हमारे गांव में जो पानी है, इसका पानी धरती में जा रहा है, तो पानी जब धरती में जा रहा है तो पानी ऊपर भी आएगा, तो गंदा पानी हमारे नलों में भी आ रहा है, टंकी पाइप में भी कट जाता है। हमारी फसल बहुत ख़राब हो रही है, आप चल के देख सकते हैं। एरोमा क्राफ्ट के बारे में मेरे संज्ञान में पहली बार आ रहा है कि अगर प्लास्टिक का प्रयोग किया जा रहा है। अभी तक अरोमा पेपर मिल को प्लास्टिक, या उसको हम RDF कहेंगे, RDF जलाने की परमिशन नहीं दी गई है। अगर इस किस्म की कोई शिकायत है तो ज़रूर हमारे द्वारा निरीक्षण किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। शिकायत जब हमारे पास आएगी, हमारे संज्ञान में अब शिकायत आई है, तो निश्चित रूप से निरीक्षण करके हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। नैनीताल जिले के रामनगर शहर में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब भवानीगंज क्षेत्र में पांडे रेस्टोरेंट के पीछे स्थित बड़ी नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ मिला। स्थानीय लोगों की नजर शव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और मृतक की पहचान करवाने के प्रयास लगातार जारी हैं। पर्यटन नगरी मसूरी में पर्यटन सीजन के दौरान बैरियरों पर लगने वाले लंबे जाम से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। नगर पालिका परिषद ने कोलहू खेत इको बैरियर और माल रोड प्रवेश बैरियर पर फास्टैग आधारित शुल्क प्रणाली लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी के अनुसार वर्तमान में मैनुअल शुल्क वसूली के कारण वाहनों की लंबी कतारें लगती हैं, जिन्हें नई डिजिटल व्यवस्था से कम किया जाएगा। अगले 3 महीनों में इस प्रणाली को लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। कोलहू खेत बैरियर और फास्टैग स्थानीय निवासियों और दोपहिया वाहनों के लिए अलग अलग लेन बनाई जाएंगी। स्थानीय लोगों को वाहन पंजीकरण के बाद विशेष पास जारी किए जाएंगे। डिजिटल भुगतान से शुल्क संग्रह पारदर्शी होगा, राजस्व का रिकॉर्ड सार्वजनिक रहेगा और भ्रष्टाचार की आशंका भी कम होगी। नगर पालिका ने नागरिकों और व्यापारियों से इस योजना पर सुझाव भी आमंत्रित किए हैं। पिछले बोर्ड की बैठक में हमारी बोर्ड में भी ये सहमति बनी थी और बोर्ड में पास हुआ था कि इको पे ये फास्टैग लगना चाहिए था। लेकिन बहुत मंथन के बाद लोगों के सुझावों के बाद एक विचार और भी बन रहा था कि मॉल रोड के जो हमारे गेट हैं वहाँ पे भी फास्टैग लगना चाहिए। उसी सिलसिले में आज मैंने स्टेक होल्डर्स के लिए यहाँ पर बैठक बुलाई। शहर के गणमान्य लोग थे और जिनके साथ ही बातचीत की गई और सभी का मानना है, बहुत सारी चीज़ों पे विस्तार से चर्चा हुई। सभी का मानना है कि ठीक है, लगना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उससे पहले करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए इको की हम बात करते हैं, कोल्हू खेत की जब हम बात करते हैं तो एग्जिट वाला तो एज इट इज़ रहेगी जैसे व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन जब हम एंटर करते हैं तो हमारी एक लेन रहेगी जिसमें टूरिस्ट की गाड़ियाँ आएगी जो फास्टैग से होकर के निकलेगी। पौड़ी जिले के
लैंसडाउन विधानसभा के नैनी डांडा ब्लॉक के गांव में गुलदार ने घास लेने गई 66 साल की सुशीला देवी पत्नी स्वर्गीय अनूप बिष्ट को अपना निवाला बना लिया। घटना से क्षेत्र में दहशत बनी हुई है। गुलदार के हमले से आक्रोशित ग्रामीणों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों ने गुलदार के आतंक से निजात दिलाने की मांग की है। यूकेडी नेता कुलदीप रावत ने बताया कि लगातार क्षेत्र में गुलदार के हमलों में ग्रामीण अपनी जान गंवा रहे हैं। आरोप लगाया कि वन विभाग प्रशासन कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है। ग्रामीणों ने शासन व प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जल्द गुलदार के आतंक से निजात दिलवाने की मांग की है। आज नैनीडांडा ब्लॉक के बड़ासी गांव में एक महिला को बाघ ने अपना निवाला बना दिया। गुलदार यहां पर बताया गया, जो अन्य लोगों ने देखा था। और बड़े दुख की बात है कि हर महीने लगभग कुछ न कुछ घटनाएं इस पौड़ी गढ़वाल में देखने को मिल रही है। आज भी यहां पर फिर से एक महिला को बाघ ने निवाला बनाया। हम पहुंचे और सड़क से काफ़ी ऊंचाई पर ये गाँव, न यहाँ SDM पहुँचे, न DFO पहुँचे, न DM पहुँचे। कोई भी इस दूरी को नहीं नापना चाहता, कोई भी इन गांव वालों की दुख तकलीफ को नहीं देखना चाह रहा। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ पे सिर्फ झूठा दिलासा दिया जा रहा है। बाघ को मारने का आदेश अभी तक नहीं हुआ। लोगों को सिर्फ बहला फुसलाया जा रहा है कि ऊपर से आदेश आ रहा है, लेकिन कोई आदेश अभी तक नहीं आया है। बड़ासी गांव में एक महिला सुशीला देवी, जिनकी उम्र 66 वर्ष है, उनको गुलदार द्वारा उन पर हमला किया गया और उनकी डेथ हो गई है। मौके पे बॉडी का पंचनामा भर दिया गया है और मौके पर ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए थे, तो उस मौके पर ही उसका पोस्टमार्टम करके बॉडी परिवारजनों को सौंप दी गई है। साथ ही मौके पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग भी हैं और जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये भी कहा गया है कि वहाँ तत्काल पिंजरा स्थापित कर दिया जाए। तो आज शाम तक वहाँ पिंजरा भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगा दिया जाए। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।